हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में। मैं राहुल वर्मा। फ्रेंड्स, आज बेसिक बायोलॉजी का ये पार्ट 4 है। आज हम देखेंगे इसमें सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ से 2-3 क्वेश्चंस, यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है। और पहले हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जो कि हर प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको दिखाई दे रहा है एक स्ट्रक्चर है। इसका कोई शेप बहुत फिक्स नहीं होता है। जनरली हमको हर कुछ बुक्स में सूट शेप इस तरह का शेप में दिखाई देता है, राउंड शेप में। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका आप देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन है। इसका स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए। आउटर मेम्ब्रेन, प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस दिख रहा है। इनर साइड में ये जो दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन, ये आपका इनर मेम्ब्रेन के अंदर दिख रहा है ट्यूबुलर क्रिस्टल दिख रहा है। ये मैट्रिक्स है, ये अंदर साइड में देख रहे हैं, ये जो इसके अंदर फिल है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या आपको दिखा रहा है, छोटे छोटे इसमें ऑक्सीसोम्स दिखाई दे रहे हैं। और इधर देखिए इसमें राइबोसोम, ठीक है, डीएनए आपका दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रियन आरएनए दिख रहा है, और वैक्यूल्स भी दिख रहे हैं, इसमें क्रिस्टल्स भी दिख रहे हैं छोटे छोटे। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ इसमें नोट करने वाली बात है, आपको कुछ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी दिखाई दे रहे हैं, इसके जो कि इसके खुद के डीएनए होते हैं। एक्चुअली ऐसा है क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पहले ऐसा माना जाता है ये एक सिम्बियोटिक के तौर पर हमारे बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में एंटर किया था या प्लांट्स की बॉडी में एंटर किया था। ये एज एक सिम्बियोटिक तरह हमारे बॉडी में या सेल्स में आया, और अपनी उसने क्या किया कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराने लगा और सेल ने इसको स्पेस दिया। तो इस तरह से एक सिम्बियोटिक नेचर, ये ऐसा माना जाता है कि सिम्बियोटिक नेचर से इसका एक सिम्बियोटिक नेचर है। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा हम क्या देखें कि जो कुछ इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स होते हैं, ज़्यादातर वही इम्पोर्टेंट्स हैं इसमें। तो साथ ही देखिए आपको ये जो सेल्स, ये इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है और ये मैट्रिक्स है। इनर मेम्ब्रेन साइड में कुछ आपको ये इस तरह से क्रिस्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शन निकले होते हैं फिंगर की तरह, इस तरह से पूरे इसके मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, इस तरह से इनका अरेंजमेंट इसलिए होता है कि सरफेस एरिया को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टी एडजस्ट हो जाए, इसलिए इस तरह के फोल्डेड्स इसमें बने होते हैं। साथ ही एक इसका फोल्डेड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमने इसको बाहर निकाल कर दिखाया हुआ है। ये एक स्ट्रक्चर है, फिंगर की तरह निकले हुए हैं, और इस पर एक स्ट्रक्चर आपको बना हुआ ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है, इसको ये इसका जो बाहरी हिस्सा है, जो ऊपर हेड रीजन है, इसको हम F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। और इसका लास्ट पार्टिकल जो आपको दिखाई दे रहा है फिंगर पोजीशन से जुड़ा हुआ है, जो उसको F0 पार्टिकल्स बोलते हैं या F0 पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टी का एक स्ट्रक्चर हमने निकाला है, क्रिस्टी के स्ट्रक्चर हमने देखा कि कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं F1 पार्टिकल्स, F0 पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम मिला करके एक ऑक्सीसोम बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंदर साइड में आपके जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया था उस तरह से ये बने होते हैं, जो फास्फोलिपिड्स हैं, ऑक्सीडेटिव कुछ इसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। और ये साइड में क्या है, इसके इनर मेम्ब्रेन है, आपको दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन है ये यहाँ का। ठीक है, तो ये इस तरह से फोल्डेड की स्ट्रक्चर, एक हम आपको एक क्रिस्टी का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं इसमें। तो ये F1 पार्टिकल्स और F0 पार्टिकल्स जो होते हैं, ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ATPase एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो ATP को फॉर्मेशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे इसका माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, जनरली हर सब लोग जानते ही होंगे, पढ़े होंगे कि ये क्या, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये सेल में क्या करता है, पूरे सेल में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी होते हैं, क्रिस्टी में F1 F0 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ATP का
फॉर्मेशन करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं, इनके अंदर कुछ एटीपीएज एंजाइम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के थ्रू। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चलता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर साइड में इस क्रिस्टी पर होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, साथ ही इनको क्या किया जाता है, यहाँ से एटीपीएज एंजाइम के थ्रू एडीपी से एटीपी में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। एडीपी टू एटीपी में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स हम कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स भी देख लेंगे कि सब कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स लाइक जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो देखते हैं। देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया शो वेरिएबल शेप, इट शो प्लियोमॉर्फिज्म। मैंने कहा ना, ये वेरिएबल शेप शो करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहा जाता है, प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रिच इन रेस्पिरेटरी कैटाबोलिक एंजाइम, इनके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी कैटाबोलिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जो रेस्पिरेटरी होता है, जो ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन को करने के लिए कैटाबोलिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। हाँ फ्रेंड्स, मैंने एक बात और भी बताई थी कि प्रोकैरियोटिक्स जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें तो मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो सभी कैसे रिस्पायरेशन करते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। एनारोबिक एरोबिक का मतलब ये हुआ कि एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन लेते हैं, एरोबिक होते हैं जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, एनारोबिक। तो ऑक्सीजन नहीं लेगा तो ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन होगा नहीं, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उसमें नहीं होता है। ये याद रखने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने बताया वही ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन होता है, फिर उसका एटीपी जो बनाया जाता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, हम ग्लाइकोलिसिस जानते हैं, जो भी ग्लूकोज का आते हैं उसका एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है फ्रेंड्स, पायरुविक एसिड बनता है। उस पायरुविक एसिड वो क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करता है, इंटर करता है एंड टेक्स पार्ट इन क्रेब्स साइकिल, और वो क्या करता है, क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है। और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका जो पायरुविक क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मेम्ब्रेन में, आउटर सरफेस पर। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम उसको आपको क्वेश्चंस कराएंगे भी, इसको तो दिखाएंगे। ऑटोनॉमिक जीनोमिक सिस्टम इन प्रेजेंट बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना खुद का, अगर किसी के पास डीएनए होता है, जीनोम अपना खुद का है किसी सेल ऑर्गेनल्स के पास, तो वो क्या है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ऐसे दो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन डीएनए किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कुछ और दे देगा, ए या बी, बोथ, ऐसे करके आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बिलीव टू बी बैक्टीरियल एंडोसिम्बियोटिक। मैंने आपको पहले ही बताया, ये माना जाता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों ऐसे कुछ एक, जैसे यूँ समझ लीजिए बैक्टीरिया की तरह थे ये, जो कि हम सेल में आकर के क्या हो गए, एक सिम्बियोटिक एंडोसिम्बियोट बना लिया है उन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही कुछ टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था, सबसे पहले कोलिकर ने दिया था, सार्कोसोम्स, फ्लेमिंग में दिया, इसको फीला दिया, अल्टमान ने इसको बायोब्लास्ट दिया, और बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दी। ये याद रखने वाला बात है फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज गिवन बाय बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम था वो बेंडा के द्वारा दिया गया था। तो ये इनके अलग अलग नाम है, जिससे डिस्कवरी हुई उनको उस तरह से आधार पर दिया। कोलिकर ने इसको मसल्स में देखा था, इसलिए मसल्स में सार्कोसोम्स होते हैं, इसलिए वहाँ सार्कोमेर्स, उनके आधार पर सार्कोसोम्स दिया। साथ ही फ्रेंड्स, आपको एक बात याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा जहाँ पर एक्टिव मसल्स होते हैं सबसे ज़्यादा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा नंबर वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ पर इनका वर्क बहुत कम होता है, जहाँ मसल्स में, वहाँ पर ये इनकी संख्या सबसे कम होती है। जैसे हमारे हैंड्स वगैरह में, हमारे पाम्स जो सेल्स होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इनफ है। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ भी नहीं पूछेगा फ्रेंड्स। ये आप इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके इसको एक बार दो बार आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट्स मैंने पॉइंट्स आपके लिए बना करके दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ओके, ठीक है।
तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।